केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को दिखाई झंडी। दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में से इंडिया गेट तक किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर जबलपुर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जस्टिस वर्मा स्मृति व्याख्यान में बोले उपराष्ट्रपति, लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करें तो होगा लोकतंत्र मजबूत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की 11 दिवसीय यात्रा पर आज होंगे रवाना। विदेश मंत्री कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे भाग। G4 की मंत्री स्तरीय बैठक की भी करेंगे मेजबानी। पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने की पुष्टि। यूक्रेन के जापोरोजिया परमाणु संयंत्र को एक बार फिर राष्ट्रीय ग्रिड से मिल रही है बिजली। गोलाबारी के कारण लगभग 2 सप्ताह बाद परमाणु संयंत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से फिर जोड़ा गया। डूरंड कप 2022 का फाइनल मुकाबला आज। पहली बार फाइनल में पहुंची मुंबई एफसी और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ में शामिल हुए। इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया था। इस दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर क्रॉस कंट्री स्लम प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट तक हुई। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। आने वाले समय में जिनको मेडल मिला है, जिनको चेक मिला, उनके लिए नहीं, बाकियों में जो इंटरेस्ट पैदा होगा और जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ओवरऑल चाहते हैं हमारे युवा के लिए। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हमारा स्पोर्ट्स पे जो है एक बिल्कुल नया एम्फेसिस आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि स्लम दौड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया। इस दौड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के अंतर्गत ये आयोजन किया है। इसमें हमने स्लम के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया। वहीं दौड़ में हिस्सा ले रहे युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने फिट इंडिया के लिए एक बेहतर कदम है। मैंने 3 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लिया था। मैं फर्स्ट जीता हूँ भी। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। इससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग दूर रहेंगे, आराम से स्वस्थ रहेगा बंदा। दौड़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया। फिट रहना तो बहुत ही जरूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी। फिर जो हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे देते हैं वो देने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 2 हफ्ते के लंबे कार्यक्रम की योजना बनाई है। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी 21 दिनों के लिए सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, जिसके तहत अलग अलग इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश को टीबी फ्री बनाने के लिए भी 1 साल का अभियान चलाने का फैसला किया है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे।
डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी भी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरेबियाई सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित भी करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वे भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीयूष गोयल सऊदी अरब में ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ मंत्री स्तरीय आर्थिक और निवेश समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्रियों के विभिन्न आर्थिक और निवेश समिति के संयुक्त कार्य समूहों के तहत हुई प्रगति पर चर्चा करने की उम्मीद है। दोनों पक्ष वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, ट्रांस ओशन ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और दवाइयों सहित कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और परियोजनाओं में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए कार्य योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीयूष गोयल सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कासाबी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। पीयूष गोयल की सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के बीच गतिशील और लगातार बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी। इससे सहयोग के नए क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। जबलपुर एयरपोर्ट में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कुछ जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित हुए। जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। I would therefore strongly urge and appeal the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, राज्यपालों व प्रशासकों के साथ साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के प्रमुख शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन,
हिमालयी राज्यों में पर्यटन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला में आज यह काम हुआ है। मैं इसके लिए गृह और कारागार विभाग को बधाई देता हूं। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो उसका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। पल्स पोलियो अभियान इस देश में उसी सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। PFI मामले में NIA ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, नांदयाल और तेलंगाना के जगतियाल में छापेमारी की है। एजेंसी शादुल्ला नाम के शख्स के आवास की तलाशी ले रही है, जो मामले का मुख्य आरोपी है। और खबर आसाम से। असम पुलिस ने टूरिस्ट वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने पर 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर नियमों का उल्लंघन कर धर्म प्रचार करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग जगहों से असम आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। We have appealed to them to be careful and we have asked them to give us a series of
activity, to undertake a series of activities, so that police do not have to intervene directly on the running of the madrasas. They themselves reform all these lacunae, namely the name of the teachers, the Aadhaar card, the financial inflow, how it is all coming, whose land is that madrasa belonging to, etc., etc. All these details we want to be uploaded in a portal which will be run by the government. And all madrasas, and they will take responsibility of the madrasas being run by them. सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच तेज कर दी है। गोवा में सीबीआई और फॉरेंसिक अधिकारी अंजुना बीच के करलीज रेस्तरां पहुंचे और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इससे पहले शुक्रवार को गोवा पुलिस ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई सबसे पहले ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट पहुंची और 10 घंटे तक वहां जांच पड़ताल की। जिस रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम ने जांच पड़ताल की, ये वही रिजॉर्ट है जहां सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह रुके हुए थे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में देर रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। यह घटना रीगल सीमा चौकी के पास की है। इस स्थान पर पहले भी पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार गिराने के कई प्रयास किए जा चुके हैं। फिलहाल बीएसएफ इलाके की तलाशी ले रही है। एसओजी के डीएसपी गारू राम ने कहा है कि यह संवेदनशील इलाका है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी तरह की नापाक हरकत का कोई अंजाम ना दे सके। इसी तर्ज पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिहार के वैशाली में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक मां बेटे पर गोलीबारी कर दी। बाराटी ओपी क्षेत्र के अंधारबर गांव में हुई इस घटना में मां बुरी तरीके से घायल हो गई है। यह महिला अपने बेटे के साथ आज सुबह किसी काम से निकली थी, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन दोनों से लूटपाट की कोशिश की और मां बेटे पर गोली चला दी। घटना में बेटा बाल बाल बच गया, जबकि महिला के सीने में गोली लगी है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फूल तोड़ने के लिए जौनपुर में निकलते थे, तो मतलब एक गाड़ी अज्ञात नंबर के, तो उस पर 3 सवारी अज्ञात व्यक्ति था, तो आगे पीछे कर रहा था। तो करीब आगे पीछे किया, हमको शक हुआ कि इसको चुट्टा है पहले। तो बीच जब फाका पड़ा ना, तो तीनों उतरा। पहले हमसे मोबाइल की डिमांड की, मोबाइल दो। मैंने मोबाइल को पैकेट में रख दिया, मोबाइल में नहीं दे रहा था। उसके बाद मम्मी को हम उसको बनाए कि हम मम्मी के दे रहे हैं चैन खोल के, चैन उसको दिए, तो छोड़ छाड़ के वो अथी करने लगा। पहले हमको एक चमेटा मारा, उसके बाद वो मम्मी पर प्रशासन की जब गाड़ी देखी, घबरा के गोली लेके चला गया। इनको मोबाइल छीने, उनका बच्चा बताया कि मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिए, उसी में उसके पास कट्टा था, चला दिया। पूरा गाड़ी देखा उठा। उन लोग बता रहे हैं कि 3 आदमी था मोटरसाइकिल पे। बुढ़ापे में सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना एक बड़ी मुसीबत का सबब होता है। वहीं जब ये चक्कर पेंशन के लिए काटना पड़े तो फिर उससे दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुंबई स्थित महालेखाकार कार्यालय ने बुजुर्गों के दुखती रग को भांपते हुए एक ऐसी डिजिटल पहल की है जिसने बुजुर्गों को पेंशन से जुड़ी शिकायतों और उसके समाधान के लिए अपनी लाठी नहीं टेकनी होगी। मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर रत्नागिरी स्थित अपने घर में बैठकर लैपटॉप पर उंगलियां थिरका रही यह महिला उन लाभार्थियों में से है जिन्हें अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ लेकर पेंशन से जुड़ी शिकायतों की गठरी लिए मुंबई स्थित महालेखाकार कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिल चुकी है। एजी का ऑफिस है मुंबई में, मुंबई चर्च गेट में, और मैं यहाँ पे वर्किंग मदर, वर्किंग वाइफ यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है यहाँ से रत्नागिरी से एजी ऑफिस में विजिट करना, वो भी मेरे माँ को लेके। तो यहाँ पे आप घर पे बैठ के पोर्टल पे रजिस्टर करके उसके बाद की जो कुछ भी स्टेप्स है, प्रोग्रेस है, वो घर पे बैठ के आप व्हाट्सएप पे, कॉल पे ले सकते हो। दरअसल महाराष्ट्र के 16 जिलों में मुंबई स्थित महालेखाकार कार्यालय ने पेंशन संवाद नामक पहल शुरू की है, जिसके तहत व्हाट्सएप, वेब पोर्टल, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग एवं लाइव कॉल सेंटर के तहत विभाग सभी शिकायतकर्ताओं तक पहुंच रहा है और उनसे डिजिटल संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। व्यवस्था डिजिटल हो जाने से जहां अब महालेखाकार कार्यालय में कतार छोटी होने लगी है, वहीं लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग को अतिरिक्त समय भी लगने लगा है। पहले जैसे आते थे वैसे इतने सारे लोग नहीं आते, उनसे कम मिनिमम लोग आ रहे हैं।
और जो उनके जो डाउट्स हम लोग जल्दी से जल्दी क्लियर होने के इसमें ये करते हैं, जल्दी क्लियर कर देते हैं विदिन 15 to 20 डेज। तो अभी फ़ोन द्वारा या वॉइसमेल द्वारा हम क्लियरेंस कर देते हैं जल्दी से जल्दी। नंबर्स उनको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, वो कॉल करते हैं तो डाउट्स क्लियर जल्दी हो जाते हैं उनके। प्रधान लेखाकार जया भगत कहती हैं कि कोविड के दौरान जो स्थिति उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने इस पहल को शुरू करने का निश्चय किया और जो प्रतिक्रिया मिली वह बेहद उत्साहजनक थी। कोविड की महामारी का एक भीषण चरण था जिसमें सेकेंड वेव आई हुई थी। इस कठिन परिस्थिति में भी मैंने देखा कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो लोग दूर दूर से, नंदुरबार से, धुले से, दूर जगहों से भी मेरे ऑफिस में कष्ट कर आ रहे हैं ये पता करने के लिए कि उनके पेंशन केस का क्या स्टेटस है। तो ये जो हम लोग ने पहल शुरू की, इसका नाम हम लोग ने दिया पेंशन आपके द्वार। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर के कथन को इस विभाग ने सही रूप में साकार किया है। पेंशन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई का महालेखाकार कार्यालय न केवल बुजुर्ग और उम्र की आखिरी दहलीज में जी रहे लोगों को शारीरिक कसरत से निजात दिला रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। अपने सहयोगी कमलाकर जगताप के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ रक्तदान महाअभियान के पहले ही दिन एक नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 87,000 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि नया विश्व कीर्तिमान मुझे बताते हुए हर्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, जो कि एक नया विश्व कीर्तिमान है। अपने प्रिय प्रधान सेवक को देश की तरफ से ये एक अमूल्य भेंट है। और खबर चीन से जुड़ी हुई। दक्षिण पश्चिमी चीन में आज एक एक्सप्रेस वे पर बस के पलट जाने से उसमें सवार 27 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 20 अन्य लोग घायल हैं। यह दुर्घटना सुबह संदू काउंटी में हुई, जो गोईझोउ प्रांत की राजधानी गोयांग शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बस में कुल 47 लोग सवार थे और घायलों का इलाज जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने लंदन पहुंच गई हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार सोमवार को ब्रिटेन के स्थानीय समय के अनुसार सवेरे 11 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार 753 वर्ष पुराने चर्च वेस्टमिंस्टर एवे में होगा। इस चर्च में पारंपरिक रूप से शाही लोगों की शादी और अंतिम संस्कार किया जाता है। यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को एक बार फिर से राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली मिलनी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। गोलीबारी के कारण लगभग 2 सप्ताह बाद परमाणु संयंत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से फिर से जोड़ दिया गया है। IAEA का कहना है कि संयंत्र की स्थिति में सुधार हुआ है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा, जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में परमाणु सुरक्षा एवं संरक्षण क्षेत्र स्थापित के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श शुरू किया गया है।
और खबर खेल के मैदान से बात फुटबॉल की। डूरंड कप 2022 में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु एफसी का सामना मुंबई एफसी से होगा। दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बेंगलुरु एफसी ने रोमांचक सेमीफाइनल में हैदराबाद एफसी को 1-0 से हराने में सफलता पाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई एफसी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। यह पहला मौका है जब मुंबई एफसी की टीम फाइनल में पहुंची है। ग्रुप दौर में मुंबई का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रुप बी में मुंबई एफसी 4 मैचों में 2 जीत, 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ 7 अंक लेकर शीर्ष स्थान उसने हासिल किया था। दूसरी तरफ बेंगलुरु एफसी ने ग्रुप ए में 2 जीत और 2 ड्रॉ के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वो प्रतियोगिता के मौजूदा सत्र में अब तक अजेय है। चेन्नई ओपन 2022 के महिला एकल के खिताबी मुकाबले में आज चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रोएविटोवा का सामना पोलैंड की मैग्ना लिटेन से होगा। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 17 वर्षीय लिंडा ने फ्रेंच ओपन सेमीफाइनलिस्ट नादिया पोडोरोस्का को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी केटी स्वान ने वॉक ओवर मिलने के बाद मैग्ना लिटेन को फाइनल में जगह मिली है। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।